हे गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल माइंड लिंक पे। आज हम इस वीडियो में आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 क्लास 10th में 80 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल इसमें डिस्कस करेंगे और उसके दोनों यानी कि क्वेश्चन आंसर मैं इसमें दोनों आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और यह वीडियो मेरे 1 साल का एक्सपीरियंस है जो मैंने क्लास 10th में किया था कि कौन कौन से सवाल कितने इंपॉर्टेंट आते हैं, किस तरह से आते हैं, कहाँ से आते हैं, उसका मैंने निचोड़ इस वीडियो में रखा है। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो ये वीडियो पार्ट 1 है क्योंकि 80 क्वेश्चन एक साथ रखना अब वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होती है और आपको देखने में भी, इसीलिए मैं ये पार्ट 1 है, इसमें मैं आपको 30 सवाल डिस्कस करूँगा और अगले वीडियो में जो बचा हुआ होगा उसको मैं डिस्कस करूँगा। आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पेन को निकालिए, ऐसा भी पेन नहीं, कलरफुल पेन्स को निकालिए। जितना मैं सवाल बोलूँ एक्सप्लेन करने के बाद, जो मैं आपको समझा दूँ, उसके बाद जितने भी सवाल हैं आप उसको अपने कॉपी में लिखिए, क्योंकि जो कॉपी में लिखेंगे, जो हार्ड कॉपी में लिखेंगे, उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी और भी बेटर होगी और आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेंगे और कभी भूल नहीं पाएंगे। और सभी सवालों को आप लिखिएगा जितना मैं आपको बोलूँ। आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है डिफाइन द इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। आप अपने लाइफ में भी ऐसे कम्युनिकेशन करते हो, तो इसका आंसर है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली प्राइवेट कम्युनिकेशन। जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो अत्यंत प्राइवेट कम्युनिकेशन होता है। इट इंक्लूड द साइलेंट कन्वर्सेशन वी हैव विथ आवर सेल्फ। यह सम्मिलित होता है जो साइलेंट संचार करते हैं, जो अपने आप से। कभी कभी बहुत सारे लोग अपने आप से मतलब कुछ सवाल करते हैं कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, तो वो क्या हमारा एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। वी साइमल्टेनियसली स्विच रोल बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। हम एक साथ सेंडर और रिसीवर की भूमिका को निभाते हैं। जैसे कि हम खुद सवाल पूछते हैं, खुद ही जवाब देते हैं, तो उसको कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। आइए चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल है डिफाइन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता क्या है? तो इंटरपर्सनल का वैसे तो मतलब होता है पारस्परिक। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब कोई भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने इन्फॉर्मेशन को आपस में या आइडियाज़ को शेयर करते हैं, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो इसका आंसर इन दिस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द 2 इंडिविजुअल्स। यानी कि इस टाइप के कम्युनिकेशन में, इस टाइप के बातचीत में जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो जानकारी होती है, किसी भी 2 व्यक्तियों के बीच में एक्सचेंज होती है, बदलती है। जैसे कि ये दोनों आदमी बात कर रहे हैं, ये दोनों व्यक्ति और एक औरत बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, किसी 2 व्यक्ति के बीच में जो इन्फॉर्मेशन है वह एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको बोल सकते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। आइए चलिए तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल है डिस्कस द एलिमेंट ऑफ ए कम्युनिकेशन साइकिल। आपको कम्युनिकेशन साइकिल के एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। जैसे कि किसी भी चीज़ों में, जैसे कि आप चाय बनाते हो तो चाय में कुछ तत्व होता है, तो उसी को एलिमेंट बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन साइकिल में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। द एलिमेंट ऑफ ए कम्युनिकेशन आर बिलो। सेंडर इज ए पर्सन हु एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, आइडिया एंड सेंड टू द रिसीवर। सेंडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अपने ओपिनियन को, अपने राय को, अपने आइडिया यानी कि अपने विचारों को सेंड करता है रिसीवर के पास। जैसे कि मैं एक सेंडर हूँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक सेंडर का रोल निभा रहा हूँ, तो मैं एक सेंडर हूँ। मैसेज रिफर टू दूसरा है मैसेज रिफर टू द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर विशेस टू कन्वे। मैसेज का मतलब कि वह जानकारियाँ जो कि सेंडर कन्वे करना चाहता है। जैसे कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 80 सबसे इम्पोर्टेंट सवाल डिस्कस कर रहा हूँ, आप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये मेरा क्या एक मैसेज है। उसके बाद इनकोडिंग का मतलब होता है इट रिफर टू द हाउ द सेंडर विशेस टू कम्युनिकेट द मैसेज। ये संदर्भित करता है कि कैसे जो सेंडर है, जो भेजने वाला है, वो अपने मैसेज को कम्युनिकेट करना चाहता है, नहीं कि भेजना चाहता है, उससे बातचीत करना चाहता है। इसका मतलब कि
दैट इज यूजिंग स्पोकन या रिटन लैंग्वेज, साइंस या बॉडी लैंग्वेज। यानी कि कैसे वो अपने मैसेज को इनकोडिंग करता है, क्या लिख के करता है, क्या बोल के करता है, या क्या बॉडी लैंग्वेज के द्वारा करता है, या कि साइन के द्वारा करता है, तो उसको बोलते हैं इनकोडिंग करना। उसके बाद है रिसीवर। रिसीवर इज ए पर्सन फॉर हुम द मैसेज इज इंटेंडेड। रिसीवर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके लिए मैसेज को दिया गया होता है, यानी कि इंटेंड किया गया होता है। उसके बाद है डिकोडिंग। इट रिफर टू द हाउ डस रिसीवर इंटरप्रेट द मैसेज एंड ट्रांसलेट इनटू द थॉट्स डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस एंड अंडरस्टैंडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है कि कैसे जो रिसीवर है, जो पाने वाला है जो मैसेज को, उसको व्याख्या करता है उस मैसेज को जो कि सेंडर के द्वारा भेजा गया होता है, और उसको ट्रांसलेट करता है अपने विचारों में, जो कि निर्भर करता है उसके सर्कमस्टेंसेस, यानी कि उसके चारों तरफ के वातावरण पे और उसके समझ पे। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे कुछ मजाक चल रहा है, मजाक में मैं एक सेंडर हूँ, आपको बोल रहा हूँ तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, तो आप एक रिसीवर हो, तो क्या आप उस समय उस मजाक के समय उस सर्कमस्टेंस बना मजाक का, क्या आप उसको सही मानोगे? बिल्कुल भी नहीं मानोगे। आपको लगेगा कि मैं आपके साथ उस समय जोक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं डिकोडिंग करना। उसके बाद है फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है सिंपली प्रतिक्रिया। तो इट इज़ अ रिस्पॉन्स दैट ए रिसीवर गिव्स आफ्टर द मैसेज इज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड बाय हिम। ये एक प्रतिक्रिया होता है जो कि रिसीवर देता है जब उसको मैसेज रिसीव हो गया रहता है या फिर उसके द्वारा मैसेज समझ गया होता है तब। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज ए कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर होते क्या है? तो कम्युनिकेशन बैरियर इज एन ऑब्स्टकल दैट प्रिवेंट द रिसीवर फ्रॉम रिसीविंग एंड द अंडरस्टैंडिंग दैट हैज सेंट बाय द सेंडर। कम्युनिकेशन बैरियर, बैरियर का मतलब होता है बाधाएं। एक ऐसा रुकावट होती हैं, एक ऑब्स्टकल होती हैं जो कि रोकती हैं रिसीवर को उस फ्रॉम रिसीविंग पाने से और समझने से द मैसेज, यहाँ द मैसेज लिख दीजिएगा, डैट हैज़ बिन सेंट बाय द रिसीवर, जो कि रिसीवर के द्वारा भेजी गई होती है। जैसे कि काफ़ी नॉइज़ हो रही है, काफ़ी डीजे बज रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको उसका बात समझ में नहीं आता है, वह क्या कम्युनिकेशन बैरियर है। तो आप समझ सकते हैं वैसे। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज़ द 7C ऑफ कम्युनिकेशन। इसका आंसर है क्लियर। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट। क्लैरिटी इज आल्सो अवॉइड यूज ऑफ द कॉम्प्लेक्स वर्ड्स एंड टेंसेस इन द कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज। जो क्लैरिटी है वो अवॉइड करती है कॉम्प्लेक्स वर्ड को यूज़ करने से, सेंटेंसेस को, और क्या यानी कि कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज को। क्लियर का मतलब ये नहीं होता कि आप अस्पष्ट बोले। क्लियर का मतलब ये भी होता है कि आप कॉम्प्लेक्स वर्ड, जटिल शब्दों से या वाक्यों से या फिर कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज से आप बचो, उसको अवॉइड करो अपने कम्युनिकेशन में। यह जो सवाल है आपके प्रैक्टिकली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आप जान लीजिए। यहाँ तक कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई एक से सवाल जरूर पूछता है, जैसे कि पूछ देता है कि व्हाट इज़ ए कंसाइज, व्हाट इज़ ए कॉन्क्रीटनेस। दूसरा है कंसाइज। कंसाइज मतलब होता है द मैसेज मस्ट बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। जो कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त। कुछ भी बोलो संक्षिप्त में बोलो, ताकि जो रिसीवर है उसको समझ सके। इतना भी मत बोल लो कि वो जो रिसीवर है उसको समझ ना सके। द मैसेज मस्ट बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कंक्रीट। कंक्रीट मतलब होता है ठोस। कंक्रीटनेस रिफर टू द कम्युनिकेशन डेट इज बिलीवेबल एंड द क्रेडिबल्स। कंक्रीटनेस का मतलब होता है ठोस बोलो, यानी कि जो आपकी जो कम्युनिकेशन है वह विश्वसनीय होना चाहिए ताकि वह बिलीव करने योग्य हो। उसके बाद है करेक्ट। करेक्ट एक्यूरेसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए कम्युनिकेशन। अगर आप जितना भी बोल रहे हो अगर वह सही नहीं है तो आपकी बातों का मतलब तब क्या हुआ? यानी कि आप अपने बातों से किसी को इम्प्रेस तो कर लोगे अपनी क्लैरिटी से, अपने कॉन्साइसनेस से, लेकिन क्या आपकी बात में दम है, क्या आपकी बात सही है? तो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी कम्युनिकेशन में। पांचवा पॉइंट है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है संगत, यानी कि द कोहेरेंट मैसेज इज लॉजिकल एंड मेक सेंस टू द रिसीवर। जो कोहेरेंट मैसेज है वह लॉजिकल होनी चाहिए, तर्क होना चाहिए, और यहाँ तक कि रिसीवर को कुछ सेंस निकाल सके उस प्रकार से होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ तो आप कुछ उसका सेंस निकाल पा रहे हो, कुछ समझ निकाल पा रहे हो। छठा पॉइंट है कंप्लीट। कंप्लीट मैसेज विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन दैट द रिसीवर नीड्स टू नो। कंप्लीट मैसेज के पास सभी इंफॉर्मेशन होती है
जो कि रिसीवर जानना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोर्टियस। कोर्टियस मतलब विनम्र। द मैसेज शुड बी कन्वे रिस्पेक्ट फॉर द रिसीवर। आपने जो मैसेज को जो आप कन्वे कर रहे हैं उसके पास रिस्पेक्ट होना चाहिए रिसीवर के लिए। कुछ ऐसे भी शब्द का प्रयोग ना करें जो रिसीवर को ठोस पहुंचाए। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज एडजेक्टिव? An adjective is the word that describe, modify or give more information about a noun or pronoun. Adjective का मतलब होता है विशेषण। तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो कि वर्णन करता है, सुधारता है या फिर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में। जैसे कि ब्रेव, ब्यूटीफुल। जैसे कि मैं बोलूँ यू आर ब्रेव, आप बहादुर हो, तो यू क्या एक प्रोनाउन है। अब ब्रेव क्या, उसकी विशेषता है यू की। जैसे कि सी इज़ ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत है, तो सी हमारे क्या एक प्रोनाउन है। अब ब्यूटीफुल क्या हमारा एक एडजेक्टिव है। तो ऐसे आप समझ सकते हो। यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब यही हुआ ना कि आपके पास इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, प्रेजेंट से रिलेटेड आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। इसका उद्देश्य यही होता है, इस बुक का उद्देश्य सिर्फ यही होता है। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंसेस? एन इंपरेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट विच गिव्स ए कमांड, मेक ए रिक्वेस्ट, एक्सप्रेस ए विश। इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जो कि कमांड देता है या फिर प्रार्थना करता है या फिर किसी इच्छा को व्यक्त करता है। जैसे कि कम यार यहाँ आओ, गो देर वहाँ जाओ। तो एक क्या हमारा एक कमांड है, एक रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज एसरेटिव सेंटेंस? एसरेटिव सेंटेंस होता क्या है? एन एसरेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस डेट स्टेट ए फैक्ट। एसरेटिव सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जो कि किसी भी तथ्य को व्यक्त करता है। जैसे कि माय नेम इज राजेश, मेरा नाम क्या है, राजेश है, एक तथ्य है। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज यू स्ट्रेस? यू स्ट्रेस होता क्या है? द स्ट्रेस विच प्रोवाइड अस विथ एनर्जी एंड मोटिवेशन टू अचीव आवर गोल्स। एक ऐसा स्ट्रेस जो कि हमको एनर्जी देता है, शक्ति देता है और मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा देता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। उसको यू स्ट्रेस बोलते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम का टेंशन है तो आपको स्ट्रेस तो है, लेकिन आपके पास एक मोटिवेशन देता है, एक एनर्जी देता है कि नहीं भाई कल एग्ज़ाम है, कल मुझे पढ़ना है, कल नंबर अच्छा उठाना है। तो इसे क्या बोलते हैं? यू स्ट्रेस बोलते हैं। नेम सम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। अगर आपका जो स्ट्रेस है काफ़ी हाई लेवल पर हो जाता है, आपको काफ़ी दिक्कत होती है, तो उसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं। जैसे कि आप फिज़िकल एक्सरसाइज कर सकते हो, सुबह में 20 या 30 मिनट योगा कर सकते हो, बाबा रामदेव। खासकर मेडिटेशन यानी कि आप 10 मिनट शांति से अपने दिमाग के ऑब्जर्व कर सकते हो। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ यही होता है अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना। आप शांत हो, आपका दिमाग क्या कर रहा है, वॉकिंग नेचुरल वॉक्स या फिर आप प्राकृतिक में टहलो। जैसे कि आप सुबह में कम से कम 4 या 5 बजे लगभग या 6 बजे में लगभग, अगर धूप ना निकले समय, तो धूप निकले लेकिन उसका सिर्फ लालिमा है, तो उस समय आप टहल सकते हो, बहुत ही मज़ा आएगा। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज स्ट्रेजर्स? स्ट्रेजर्स होते क्या हैं? तो स्ट्रेस कैजिंग एजेंट आर नोन एज स्ट्रेजर्स। यानी कि जिस कारणों की वजह से स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, उसको स्ट्रेजर्स बोलते हैं। जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, फाइनेंशियल लॉस, आपकी प्रॉपर्टी कुछ लॉस हुई है तो उसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। लेकिन जिस कारण की वजह से स्ट्रेस होता है उसको स्ट्रेजर्स बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज सीकर? सीकर का वैसे तो मतलब अगर आप डिक्शनरी में खोजेंगे तो मतलब होता है ढूंढने वाला, खोजने वाला। तो आप बुक में अगर देखेंगे तो उसका डेफिनेशन कुछ ऐसा लिखा है, दे डू नॉट नो हु दे आर। उनको पता नहीं होता कि कौन है। वाट डे स्टैंड फॉर, वह किस लिए हैं। और अदर परसीव, और क्या लोग उनके बारे में सोचते हैं। दे फील फ्रस्ट्रेटेड विद देयर परफॉर्मेंस एंड देयर रिलेशनशिप यानी कि अपने रिलेशनशिप के साथ, अपने परफॉर्मेंस के साथ वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। उनको बोलते हैं सीकर्स। मतलब सीकर्स मतलब होता है ढूंढने वाला, पाने, जैसे कि जॉब सीकर और जॉब को पाने वाला है, तो उसी को बोल सकते हैं। लेकिन कुछ बुक में इसका मतलब सिर्फ यही है, जो कि क्लासीफाइड किया गया था 4 टाइप्स में, जिसमें से एक ये है। मैं इस सवाल को इसलिए रखा क्योंकि ये काफ़ी सवाल पूछता है कि सीकर कौन होता है, तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? नाम से पता है, ऑपरेटिंग नियंत्रण करने वाला, प्रणाली यानी कि सिस्टम। द फर्स्ट प्रोग्राम
that loads on your computer when you switch on the system is called the operating system. जो फर्स्ट प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब जैसे कि आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आपको 2 नंबर का ऐड करना, तो एक इंस्ट्रक्शन हो गया, लेकिन आप उसको रन कर रहे हो तो आप एक प्रोग्राम को रन कर रहे हो, जिससे कि पाइथन में होता है। तो जो सबसे पहला जो प्रोग्राम जो लोड होता है आपके कंप्यूटर में, जब आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ये परफॉर्म करता है, इसमें मैंने परफॉर्म यानी कि इसके एफ़ के बदले मैंने इसमें टी लगा दिया, आप इसमें एफ़ कर देना अपने कॉपी में। इट परफॉर्म करता है बेसिक टास्क को, जैसे कि रिकॉग्नाइजिंग करता है इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, जो हम कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं, जो हम टच करते हैं अपने स्क्रीन टच है मोबाइल में, तो वो कौन रिसीव करता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम रिसीव करता है। उसके बाद से वो अपने परसीव करके उसको प्रोसेस करके वो टास्क को कंप्लीट करता है, या फिर मैनेजिंग फाइल्स करता है। और भी काफ़ी इसके फंक्शन होते हैं, लेकिन कुछ इसके पॉपुलर जो कहें मतलब बेसिक फंक्शन सिर्फ ये जैसे कि विंडोज़ हो गया, एंड्रॉयड हो गया, सब क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स हो गया, एंड्रॉयड तो हमारा मोबाइल का होता है जो कि काफ़ी पॉपुलर है। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज़ GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप होता है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इस ग्राफिक बेस, ये ग्राफिक बेस होता है और इंटरेक्टिव होता है नेचर में, यानी कि आप उसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। द कमांड्स हैव बीन रिप्लेस बाय द ग्राफिक सिम्बल्स डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन टल आइकन्स। जो कमांड होता है वो रिप्लेस किए जाते हैं ग्राफिक सिम्बल से। ग्राफिक सिंबल का मतलब यहाँ हुआ कि आइकन, जो कि डिस्प्लेड होता है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, जिसको आइकन्स बोलते हैं। द यूज़र कैन परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन बाय क्लिकिंग ऑल दिस आइकन्स। जो यूज़र है और सभी अपने कार्य को कर सकता है उस आइकन के ऊपर क्लिक करके। जैसे कि कोई आइकन है आपके कंप्यूटर में, इस समय जो भी कंप्यूटर आ रहा है वो सारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही आ रहा है नॉर्मली, जो आप लोग कंप्यूटर खरीदते हैं, क्योंकि उस टाइप के कंप्यूटर सबसे ज़्यादा चलते हैं। क्योंकि इंटरेक्टिव का मतलब यहाँ होता है इंटरेक्टिव नेचर, यानी कि आप उससे मतलब काफ़ी घुलनशील हो सकते हो, इंटरेक्टिव हो सकते हो। जैसे कि हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि आपकी कंप्यूटर में खुलता है, वो क्या है हमारा, वो एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। वहाँ आप देखते हो उसके अंदर जब जाते हो तो उसका आइकन्स होते हैं। आपको कोई सिंटैक्स, आपको कोई कोडिंग नहीं करना पड़ता किसी ऑपरेशन को करने के लिए, हम सिंपली आप क्लिक करोगे खुलेगा। लेकिन जो बैकएंड में जो उसके अंदर जो काम हो रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट सवाल है, वाई आर फाइल्स यूज इन कंप्यूटर। क्यों फाइल्स हमारे यूज होते हैं कंप्यूटर्स में? फाइल्स आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर्स। ये सिंपल सवाल है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है लिखने में सेंटेंस को। तो फाइल्स जो होते हैं उनके यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर्स में। इफ़ यू सेव फाइल्स रैंडमली, अगर आप अपने फाइल्स को रैंडमली यानी कि इधर उधर रख देते हो, देन यू विल वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन सर्चिंग फॉर देम व्हेन नीडेड। तो आप अपने समय और अपने ऊर्जा को वेस्ट करोगे, नुकसान दोगे उसको ढूंढने में जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए फाइल्स को बनाते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये इंपॉर्टेंट सवाल था। व्हाट इज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते क्या हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं। देखिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम बनते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर बनते हैं, ये आप जान लीजिए। तो एक कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं जिनको विच आर डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई, प्रिवेंट एंड रिमूव वायरसेस फ्रॉम कंप्यूटर, जिनको बनाया गया होता है पहचानने के लिए, वायरस को हटाने के लिए वायरस को, या फिर उसको रोकने के लिए वायरस को अपने कंप्यूटर से। जैसे कि नॉर्टन एंटीवायरस सबसे पॉपुलर है एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज स्पैम। स्पैम मतलब क्या आता है? तो स्पैम रेफर टू द अनवांटेड ईमेल्स दैट यू गेट फ्रॉम द अननोन सेंडर। स्पैम का मतलब होता है कि ऐसा अनचाहा ईमेल्स या मैसेज जो कि आपको अनजान व्यक्ति से मिले अपने ईमेल पे। स्पैम का यूज़ ज़्यादातर हैकिंग करने के लिए किया जाता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर होता क्या है? एन एंटरप्रेन्योर is a person who establishes a business or venture that generates some value to the customer and prove to be profitable for him। एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी बिजनेस को या किसी जोखिम को उठाता है
डैट जनरेट्स सम वैल्यू टू द कस्टमर, जो कि कुछ वैल्यू ऐड करता है कस्टमर के यानी कि ग्राहक के लाइफ में, यहाँ तक कि प्रूफ टू बी प्रॉफिटेबल फॉर हिम, और यहाँ तक कि एंटरप्रेन्योर के लिए भी उसके लिए प्रॉफिटेबल साबित होता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस मेरा प्रॉफिट के चल ही नहीं सकता। जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल का जो आविष्कार किया होगा एक एंटरप्रेन्योर हुआ होगा, वो एक बिजनेस को स्टार्ट किया, एक जोखिम उठाया, यहाँ तक कि वो जो आविष्कार किया वो कुछ वैल्यू ऐड किया कस्टमर के लाइफ में, और यहाँ तक कि उसके लिए भी काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित हुआ, यहाँ तक कि वो अमीर भी बन गया। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट डिफाइन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या आता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट हो लेकिन विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए हुए। एंड डेवलपमेंट द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, और जो वर्तमान में जो विकास हो कुछ इस प्रकार से ना हो कि हम लोग को कॉम्प्रोमाइज़ समझौता करना पड़े अपने भविष्य की पीढ़ी के साथ, यानी कि इतना भी यूज़ ना करें कि आने वाले समय पीढ़ी के लिए कुछ बचे ही ना, उसको बढ़िया से सस्टेन करके अपनी नीड के हिसाब से उसको उपयोग कीजिए, ना ज़्यादा कम। तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सिंपली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए हुए और बिना ज़्यादा रिसोर्सेज की यूज़ किए हुए को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, डिफाइन द 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको 3 लक्ष्य बताने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो जैसे कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब समझे तो उसका मेन उद्देश्य, उसका ऑब्जेक्टिव यानी कि लक्ष्य क्या होता है। द 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक ग्रोथ, देश की उन्नति हो, आने वाले समय में देश खोखला ना हो। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, भाई जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ही है। लॉजिक लगा जो एग्ज़ाम में ऐसा मत करो कि छोड़ो उसको तुम कंप्लीट करो, कुछ भी लिखो, कम से कम अगर नहीं भी आता तो उसको आधा पेज लिखो, मतलब कुछ भी पढ़े होगे ना, मतलब कुछ पढ़े भी नहीं तो जो भी आता लिखो, कुछ ट्रिकी लगा दो, क्योंकि मैं ऐसे करता था, काफ़ी नंबर भी ऐसे बढ़िया उठते थे। और सोशल इंक्लूजन का मतलब होता है समावेश करना, यानी कि सामाजिक को समावेश करना। व्हाट इज़ अ टेक्स्ट ट्यूनिंग। टेक्स्ट ट्यूनिंग होता क्या आखिर? टेक्स्ट ट्यूनिंग हेल्प इन मेकिंग द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन टू रीड ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। जो टेक्स्ट ट्यूनिंग होता है वो आपको सहायता करता है किसी भी टेक्स्ट को काफ़ी लंबे समय तक पढ़ने के लिए किसी भी स्क्रीन के ऊपर, उसको टेक्स्ट ट्यूनिंग कहते हैं। यानी कि मान लीजिए मैं कुछ यहाँ बोल रहा हूँ या कुछ आप पढ़ रहे हैं किसी ई बुक को, तो आप क्या कर रहे हैं उसको मतलब ऐसे मोड में कर दे रहे हैं ताकि उसको आप लंबे समय तक पढ़ सके, यानी कि बार बार वो मतलब स्विच ऑफ ना हो गए, तो उसको बोलते हैं टेक्स्ट ट्यूनिंग कर देना। व्हाट इज़ फिल्टर कीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कम से कम जब मैं क्लास 10th में था ना तब ये कम से कम 2-3 बार प्री बोर्ड, फिर बोर्ड, या बोर्ड में नहीं लेकिन मतलब प्री बोर्ड में पूछा, फिर MCQ में बोर्ड में पूछते, कुछ इसी प्रकार से सवाल था, याद भी नहीं आ रहा। देखिए फिल्टर कीज़ आर वेरी स्टैंडर्ड फीचर, काफ़ी प्रचलित फीचर हैं। टर्निंग ऑन द फिल्टर कीज विल मेक द कंप्यूटर रिकॉग्नाइज मल्टीपल की प्रेस्ड एज द सिंगल की प्रेस्ड। अगर आप फिल्टर कीज को ऑन करते हो तो आपको कंप्यूटर को कुछ इस प्रकार से वो रिकॉग्नाइज कराने लगेगा कि अगर आप मल्टीपल मतलब अगर आप बहुत की को प्रेस करते हो तो सिर्फ एक ही की प्रेस हुआ मानेगा, जो कि सबसे पहले आप जो प्रेस किए हो उसी को, क्योंकि ड्यू टू द ट्रेम्बलिंग ऑफ हैंड्स और स्टिफनेस ऑफ फिंगर्स सम पीपल फेस डिफिकल्टी इन प्रेसिंग ए की ऑन द कीबोर्ड। हाथ के कपकपाने की वजह से या फिर फिंगर के जॉइंट में स्टिफनेस कठोर आने की वजह से सम पीपल फेस डिफ़िकल्टी, कुछ लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, काफ़ी मुश्किल होती है प्रेसिंग ए की ऑन द कीबोर्ड, किसी की को कीबोर्ड में प्रेस करने से। इंस्टेड ऑफ ए सिंगल प्रेस दे में प्रेस इट मोर देन वंस, बजाय एक बार प्रेस करने के वो एक से ज़्यादा बार प्रेस कर देते हैं, तो उनके लिए फ़िल्टर की का यूज़ करते हैं। फॉर दोस्त फिल्टर की में भी यूज़ उनके लिए यूज़ होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज़ अ टॉगल कीज़। टॉगल कीज़ होता क्या है? टॉगल कीज़ इज़ वेरी स्टैंडर्ड फीचर। टॉगल की भी काफ़ी प्रचलित फीचर होता है,
इट इज़ यूज टू स्विचिंग बिटवीन द टू फंक्शन। इसका यूज़ करते हैं किसी भी दो फंक्शन में स्विच करने के लिए, यानी कि जाने आने के लिए। द कैप्स लॉक की, नम लॉक की, स्क्रॉल लॉक की आर द टॉगल कीज। टॉगल कीज होते हैं क्योंकि इसमें हम दो फंक्शन में जाते हैं, जैसे कि कैप्स लॉक हम दो फंक्शन में जा रहे हैं, यानी कि स्मॉल से लेकर कैपिटल में जा रहे हैं। नम लॉक मतलब अब अल्फ़ाबेट से नंबर में जा रहे हैं। स्क्रॉल लॉक मतलब स्क्रॉल को लॉक कर रहे हैं, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जा रहे हैं, तो वो हमारा टॉगल कीज हुआ। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज़ अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होता क्या है? तो इसका आंसर है दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्शन कवर ए वेरी स्मॉल एरिया सच एज होम्स और ऑफिस कैबिन। जो इस प्रकार का जो नेटवर्क का कनेक्शन होता है वह काफ़ी छोटे क्षेत्र को कवर करता है, जैसे कि हमारा घर या फिर हमारा ऑफिस का कैबिन हो गया। सबसे पहले समझिए कि नेटवर्क होता क्या है। तो नेटवर्क का मतलब होता है कि जब बहुत सारे कंप्यूटर या डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं उसी को नेटवर्क बोलते हैं। इट जनरली कवर द रेंज ऑफ लेस दैन 10 मीटर। यह आमतौर पे 10 मीटर से ज़्यादा क्षेत्र को कवर करता है। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क यूज द ब्लूटूथ, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है जो कि केबल होता है, और द इंक्रीजिंगली पॉपुलर वाईफाई टेक्नोलॉजी, या फिर जो बढ़ता हुआ जो प्रसिद्ध जो वाईफाई टेक्नोलॉजी है उसको यह यूज़ करता है पर्सनल एरिया नेटवर्क को बनाने के लिए। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज़ वैन। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। दिस इज़ द लार्जेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। ये सबसे बड़े प्रकार का नेटवर्क होता है। इट स्पेन अक्रॉस द सेवरल सिटीज़, कंट्रीज और इवन द होल वर्ल्ड। यह फैला होता है काफ़ी बड़े सिटीज़ में, कंट्रीज़ में, और यहाँ तक कि पूरे होल वर्ल्ड में। आमतौर पर कहें तो एक जो पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड जो किसी नेटवर्क फैला होता है किसी चीज़ को लेकर, उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे कि मानिए किसी चैनल को लेके, तो चैनल जो हमारा वो चैनल पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, जैसे डिस्कवरी चैनल। जो डिस्कवरी चैनल है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। एक छोटा सा एग्जांपल है, तो उस छोटे तो पूरे वर्ल्ड में फैला है, तो कैसे फैला? वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा फैला हुआ है। व्हाट इज़ पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क मतलब क्या होता है? तो पीयर मीन्स इक्वल, यानी कि पीयर का मतलब होता है इक्वल। इसलिए देयरफॉर इन पीयर टू पीयर नेटवर्क each computer a node is equal to the other computer in terms of a resources that it can access or share। यानी कि प्रत्येक कंप्यूटर या फिर डिवाइस या नोड अन्य कंप्यूटर या डिवाइस के बराबर होते हैं। किसके पद में? रिसोर्सेज के पद में, जो कि वह एक्सेस कर सकता है या फिर शेयर कर सकता है। यानी कि सिंपली वर्जन में अगर हम समझे तो आप समझ सकते हैं, जैसे कि माने कि एक कंप्यूटर है, ये बहुत सारे कंप्यूटर हैं, तो ये पीयर टू पीयर नेटवर्क यह कहता है कि जो सभी जो कंप्यूटर्स हैं वो सबके पास इक्वल रिसोर्सेस हैं, कि यानी कि यह जितना इससे ले सकता है वो भी इससे इतना ले सकता है। इस वाले कंप्यूटर से यह कंप्यूटर जितना इससे ले सकता है यह कंप्यूटर उतना इससे भी ले सकता है। मतलब रिसोर्सेज के पद में बराबर होते हैं। All the computer in this type of network act both as the supplier as well as the consumer of resources। जो सभी जो कंप्यूटर होते हैं इस टाइप के नेटवर्क में एक्ट करते हैं सप्लायर की तरह, यानी कि आपको काम पड़ेगा तो आपको रिसोर्सेज भी देंगे सब यहाँ, और अगर काम लगेगा तो कंज्यूम भी करेंगे सब रिसोर्सेज का मतलब है इंफॉर्मेशन हो गया, उसको बोल सकते हैं, जैसे किसी ऑफिस में होता है। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज अ स्विच। स्विच होता क्या है? इसका आंसर है एज नेटवर्क स्विच इज ए नेटवर्किंग डिवाइस। सबसे पहले समझिए कि नेटवर्किंग डिवाइस होता क्या है। तो नेटवर्किंग डिवाइस का मतलब होता है कि एक ऐसा डिवाइस जो कि नेटवर्क को बनाता है, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को किसी डिवाइस के द्वारा कनेक्ट करता हो एक साथ, उसको बोल सकते हो हमारा नेटवर्किंग डिवाइस है, विच कनेक्ट करता है डिफरेंट कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को अपने कंप्यूटर के नेटवर्क में। ए स्विच रिसीव डाटा, प्रोसेस इट एंड देन फॉरवर्ड इट ओनली टू डेस्टिनेशन प्लेस। मान लीजिए ये हमारे तीन कंप्यूटर है, ये हमारा स्विच है। ये वाला कंप्यूटर कहा कि भाई मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए इस तीसरे वाले कंप्यूटर से,
इस वाले, तो क्या करेगा तीसरे वाले कंप्यूटर से, मतलब तीसरा वाला नहीं कहेगा लेकिन वो कहेगा कि मुझे इस तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए, यह जो स्विच है वह ढूंढेगा कहाँ है इन्फॉर्मेशन है, फिर इसको मिलेगा कि यहाँ इन्फॉर्मेशन है, फिर यहाँ से इन्फॉर्मेशन को लेगा, फिर लेने के बाद ये जहाँ रिस्पॉन्स मतलब जहाँ से वो भेजा गया होगा उस क्वेरी को वहाँ तक भेजेगा। यह काम होता है स्विच का। जैसे लिखा हुआ है स्विच रिसीव डाटा प्रोसेस इट एंड देन फॉरवर्ड इट ओनली टू द डेस्टिनेशन डिवाइस, सिर्फ डेस्टिनेशन डिवाइस के पास ही फॉरवर्ड करता है। व्हाट इज़ ह्यूब? ह्यूब होता क्या? ह्यूब इज़ ए नेटवर्किंग डिवाइस। ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है, ये भी बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ के एक नेटवर्किंग बनाता है, इसलिए इसको नेटवर्किंग डिवाइस कहते हैं, जो कि बिल्कुल समान होता है स्विच के, बट अनलाइक ए स्विच विच ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू ए पार्टिकुलर डिवाइस। लेकिन बावजूद जो स्विच होता है वो ट्रांसमिट करता है अपने इन्फॉर्मेशन को किसी पार्टिकुलर डिवाइस से जिससे वो सवाल पूछा गया होता है। लेकिन जो ह्यूब होता है, ह्यूब ट्रांसमिट द रिसीव इन्फॉर्मेशन टू द ऑल द डिवाइसेस डेट आर कनेक्टेड टू इट। यानी कि जो ह्यूब होता है जिसको ज़रूरत भी नहीं होती है उस इन्फॉर्मेशन को, उसके पास भी इन्फॉर्मेशन को भेज देता है, क्योंकि लो कॉस्ट का होता है। ह्यूब काफ़ी, अगर बात करें स्विच के मुकाबले तो काफ़ी कम कॉस्ट के होते हैं। डेट इज़ वाई ह्यूब्स आर नोन एज डम्ब स्विचेस, इसीलिए ह्यूब को डम्ब स्विचेस बोलते हैं। यानी कि अगर एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए 3 कंप्यूटर्स हैं, ये हमारे ह्यूब है, ये वाला कंप्यूटर इससे कहा ह्यूब से, मतलब कहने का मतलब एक आप सपोज कीजिए कि मुझे इस तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मान लीजिए इसके पास इन्फॉर्मेशन मिला, तो इन्फॉर्मेशन लेगा या इसके तो भेजेगा है, लेकिन इसके साथ इसको भेजेगा फिर इसको भेजेगा, तो ये इसको कहते हैं ह्यूब्स। डेट इज़ वाई ह्यूब्स आर नोन एज डम्ब स्विचेस, इसीलिए ह्यूब्स को हम लोग डम्ब स्विचेस ही भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज हाइब्रिड टोपोलॉजी? सबसे पहले समझिए कि टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है। बहुत टोपोलॉजी मतलब इसका मतलब होता क्या? तो टोपोलॉजी का मतलब होता है, ध्यान से सुनिए, कि कैसे बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, कि कैसे बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। यानी कि मानिए जैसे कि ये कंप्यूटर है, ये एक लीनियर वे से कनेक्टेड रहता है, कि लीनियर टोपोलॉजी हो गया। अगर मान लीजिए किसी यूब के द्वारा कनेक्टेड है ये बहुत सारे कंप्यूटर्स, तो उसको कोई और टोपोलॉजी बोलेंगे। सर्कुलर मैनर में कनेक्टेड है कोई टोपोलॉजी, तो उसको रिंग टोपोलॉजी बोलेंगे। तो उस तरह का टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी होता क्या? तो हाइब्रिड से मतलब ये आ रहा है बहुत सारा। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ए 2 और मोर नेटवर्क टोपोलॉजी। जो हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है वो कॉम्बिनेशन होता है 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क टोपोलॉजी का। यानी कि मान लीजिए रिंग टोपोलॉजी हो गया या फिर कोई और टोपोलॉजी हो गया, तो उन सभी टोपोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आज के 30 सवाल का पूरा समाप्त हो गया। 30 मिनट के अंदर मैंने आपको ये 30 सवाल बहुत ही संक्षिप्त तरीके से आपको समझाया, ताकि जो मेन में जो पॉइंट सिर्फ वही बताया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया। अगर जितना मैंने बोला उन सबको अपने कॉपी में आराम से लिखना, और अगर कोई क्वेरी होगा तो कमेंट में उससे ज़रूर पूछना, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत मेहनत से बनी है, और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।